दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम सामान्य विज्ञान के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों सामान्य विज्ञान दोस्तों एक जनरल साइंस है। ये जो हर कंपटीशन में दोस्तों इसके 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे SSC की हो, चाहे दोस्तों आप TGT से तैयारी कर रहे हो विज्ञान विषय से, बैंक, SSC, रेलवे, सभी परीक्षाओं में दोस्तों साइंस एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो दोस्तों आज विज्ञान के हम कुछ महत्वपूर्ण 25 प्लस सिलेक्टेड प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे दोस्तों। और हमने इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट डाल दिए हैं जिन्हें आप हमारे प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज सामान्य विज्ञान के तीसरे प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज एक नई प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले हमने दोस्तों 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, आप इनको तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें दोस्तों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी तीनों से संबंधित दोस्तों प्रश्न आपको मिलेंगे और कंप्यूटर के भी प्रश्न आपको मिलेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में C क्या दर्शाता है। तो दोस्तों आइंस्टीन का समीकरण था E=mc²। तो दोस्तों आइंस्टीन का जो समीकरण होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन इनका पूरा नाम था। E होता है प्रकाश, E होता है एनर्जी, M होता है मास और C होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो दोस्तों E है प्रकाश की ऊर्जा, M द्रव्यमान और C प्रकाश की चाल। तो दोस्तों इसमें C जो है प्रकाश की गति को दर्शाता है। और दोस्तों प्रकाश की गति होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। स्थिर अथवा गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध का मतलब दोस्तों परिवर्तन का विरोध करने वाले एक वस्तु की प्रवृत्ति को कहा जाता है जड़त्व। जड़त्व वह गुण होता है दोस्तों जिसके कारण वस्तु जो होती है वो स्थिर या गतिज अवस्था के परिवर्तन का विरोध करती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दिया है तीसरा, देखते हैं न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। एक मजदूर 10 किलोग्राम का एक सामान है जो भूमि से लगभग 1.2 मीटर अपने ऊपर की ओर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करना है। तो दोस्तों काम निकालना है, कितना काम करेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा 120 जूल। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि इसका 120 जूल आंसर कैसे आएगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप इसमें जो जिनकी वैल्यू दी है वो आप नोट कर लें किस किस का मान दिया है। तो सबसे पहले इसमें दिया है एक मजदूर 10 किलोग्राम का, ये दिया दोस्तों उसका द्रव्यमान कितना दिया है 10 किलोग्राम। तो सबसे पहले देखो हम दोस्तों इसका द्रव्यमान नोट करेंगे। M का मान कितना है, तो M का मान दिया है दोस्तों 10 kg और भूमि से 2.5 मीटर दूरी ऊपर अपने सिर पर वजन रखता है। तो ये होगी दोस्तों वस्तु की एक ऊपर ये होगी उसकी ऊंचाई 1.2 मीटर, D का मान हो गया। और G का मान दिया दोस्तों कितना, G का मान दिया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। तो G का मान दिया 10 मीटर पर सेकेंड, प्रति सेकेंड स्क्वायर। M अब दोस्तों हमें कार्य निकालना, वस्तु द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता है W बराबर होता है F×D। इसको आप समझे दोस्तों, F होता है बल और D होता है विस्थापन, W होता है कार्य। और F बराबर होता है दोस्तों, आप इसको भी याद रखें, F बराबर होता है M×G, इसको भी आप याद रखें। तो F की वैल्यू हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे M×G×D। M का मान अब चूँकि दोस्तों कितना दिया है 10, तो 10 रखेंगे यहाँ M की जगह, G की जगह भी 10 रखेंगे और दोस्तों D दूरी कितनी 1.2 मीटर। तीनों का दोस्तों गुणा करेंगे 10×10 G। तो इसका दोस्तों आ जाएगा 100 × 1.2, तो हो जाएगा दोस्तों 1200। एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो दोस्तों आ जाएगा 120 जूल।
कार्य की इकाई दोस्तों जूल होती है, इसको भी याद रखें, ऐसा इकाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 120 जूल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में क्या कहता है, नीचे कथन ए और कथन बी एक कारण दिया है, इसको आप स्पष्ट करना है। लोहे कथन दिया है दोस्तों, लोहे की पटरियों के बीच में एक छोटा सा अंतराल छोड़ा जाता है दोस्तों, गैप रखा जाता है। उसका कारण दिया लोहा गर्मियों में फैलता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों रेल की पटरियों की जो 2 पटरियों के बीच में दोस्तों एक छोटा सा गैप रखा जाता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, ऊष्मा के कारण, ऊष्मी प्रसार के कारण क्या होता है दोस्तों, पटरियाँ फैल जाती हैं, जिसके कारण दोस्तों इनको जो है गैप रखा जाता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, सी है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं, पाँचवा देखते हैं, 5 में क्या पूछा है। 5 में देखते हैं, एक दंत चिकित्सक जो डेंटिस्ट होता है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और बड़ा होता है, आभासी लेकिन धुंधला होता है, वास्तविक लेकिन उल्टा होता है, आभासी और बड़ा होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा डी, आभासी और बड़ा। जो प्रतिबिंब होता है जो दोस्तों कैसा होता है, आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है, ताकि डॉक्टर को इसका सही स्पष्ट जो है देख सकता है दोस्तों। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा उसके किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों, बताना धारा किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों जैसा कि पता है धारा जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है दोस्तों। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, धारा। दोस्तों आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, ओम का नियम में हमने पढ़ा था कि धारा जो विभवांतर होता है जो दोस्तों धारा के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है दोस्तों, धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होता है। तो दोस्तों जब बी इक्वल टू होता है, ओम का नियम होता है दोस्तों, V बराबर होता है आई आर, V बराबर होता है I इंटू आर। दोस्तों अगर हम I को यहाँ ले आएँ तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। तो दोस्तों अगर इस सूत्र से हम देखते हैं कि धारा और प्रतिरोध में कैसा संबंध है। धारा जो है दोस्तों प्रतिरोध की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसको आप अच्छी तरह याद रखें, धारा प्रतिरोध के रेजिस्टेंस के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दोस्तों देखते हैं हम 7वां में क्या पूछा गया है। 7 में पूछा है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है दोस्तों, बताना है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में, अनुप्रस्थ तरंग के रूप में, दोस्तों तीसरा दिया स्थिर तरंगों के रूप में, और दोस्तों अनुप्रस्थ और स्थिर तरंगों के रूप में। तो दोस्तों जो 7वें का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भी अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में ध्वनि दोस्तों गति करती है। और दोस्तों ध्वनि की जो है तीव्रता सबसे ज़्यादा दोस्तों ठोसों में अधिक होती है इसकी ध्वनि की तीव्रता। कौन सा धातु का ऑक्साइड एक उभयधर्मी होता है दोस्तों, बताना कौन सा धातु का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी दोस्तों वो होता है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, वो दोस्तों उभयधर्मी कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों एल्युमिनियम। एल्युमिनियम दोस्तों एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम जो होता है इसका जो है इसका संकेत Al होता है दोस्तों, और इसका परमाणु भार 27 होता है, और परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका दोस्तों 13 होता है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से जली विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों, अम्ल या क्षार। दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो जली विलयन में H आयन देते हैं, और क्षार जो होते हैं दोस्तों वो जली विलयन में OH आयन देते हैं। इसको आप अच्छी तरह याद रखें। तो क्षार जो है जली विलयन में कौन से आयन देते हैं, OH। OH को दोस्तों कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन, और अम्ल दोस्तों देते हैं हाइड्रोजन आयन। संक्रमण तत्व क्या होते हैं दोस्तों, बताना। वह तत्व जिनके 2 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं, वह तत्व जिनमें धातुओं और गैर धातुओं दोनों के गुण होते हैं, जिनमें बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे तत्व जिनके 3 बाहरी कोश अपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है, आपको पता होगा। इन्हें एस और पी ब्लॉक के तत्वों के दोस्तों बीच रखा गया है। तो दोस्तों इनके जो बाहरी 2 सेल होते हैं, कोष होते हैं, वो कैसे होते हैं, अपूर्ण होते हैं,
और इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों डी कोष में भरा जाता है। संकरण तत्वों की दोस्तों 4 श्रेणियाँ हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। इसके बाद निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में बताना है कौन सा सही नहीं है। एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृत्ति या उससे हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण कहा जाता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है। धातु में जंग लगना ऑक्सीकारक प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। तो दोस्तों बताना है इसमें कौन सा जो है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो दोस्तों जो वनस्पति तेल का जो हाइड्रोजनीकरण होता है दोस्तों, वनस्पति तेल का जो हाइड्रोजनीकरण होता है वो दोस्तों ऑक्सीकरण प्रोसेस नहीं होती है, उसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों? योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है दोस्तों, वनस्पति तेल होता है वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है निकिल की उपस्थिति में, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और जो वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद दोस्तों योगात्मक अभिक्रिया दोस्तों, ना कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है दोस्तों बताना है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा, तो दोस्तों इस पर दिया है 4 ऑप्शन, 0.1 से 1.5, 1.5 से 3.0, 3.0 से 4.0 और 4.0 से 6.0। तो दोस्तों स्टील में जो कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा होती है दोस्तों वो होती है हमारी जो है 0.1 से 1.5% कार्बन की मात्रा होती है स्टील में कार्बन की प्रतिशतता। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या पूछा गया। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 13 पर फ्रेऑन 12 का सूत्र बताना दोस्तों। फ्रेऑन का सूत्र बताना है, इसका क्या होता है। तो दोस्तों आपको पता होगा फ्रेऑन जो है इसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से CFC के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये जो है वायुमंडल में जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये दोस्तों मुख्य रूप से उत्तरदायी तत्व होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है CCl2F2 होता है। इसका सूत्र होता है CCl2F2। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है, CCl2F2। दोस्तों इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है दोस्तों इसका जो IPAC नाम है वो इसको दोस्तों कहा जाता है डाइफ्लोरो और मेथेन इसको कहा जाता है। और दोस्तों ये जो है एक जो है फ्रेऑन भी इसको बोलते हैं, और दोस्तों इसको जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, जो ओजोन परत के लिए दोस्तों हानि के लिए जिम्मेदार तत्व है। बेकिलाइट निम्नलिखित किसके संघनन से बनता है दोस्तों। बेकिलाइट एक प्लास्टिक होती है, बताना किसके संघनन से बनता है। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एसिटाल्डिहाइड, मेलामिन और फॉर्मल्डिहाइड। तो दोस्तों यूरिया जो है जो बनता है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के योग से बनता है। फिनॉल का सूत्र होता है दोस्तों C6H5OH और फॉर्मल्डिहाइड का होता है HCHO। फॉर्मल्डिहाइड का क्या होता है दोस्तों HCHO और फिनॉल का होता है C6H5OH। ये फिनॉल है दोस्तों। फिनॉल में OH समूह पाया जाता है। पेट्रोलियम एक मिश्रण है दोस्तों, बताना कार्बोहाइड्रेट कार्बोनेटों का, हाइड्रोकार्बन का और कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों पेट्रोल जो है एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन दोस्तों वो कहलाते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो दोस्तों हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो दोस्तों क्लोरोफिल के कारण होता है। इसे हरित लवक भी कहा जाता है। इसी कारण दोस्तों पत्तियां हरी होती हैं। एक पादप जिनका जीन प्रारूप ABBCC है, स्वपरागण होने से F2 पीढ़ी के लक्षण प्रारूप होगा। तो दोस्तों F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रारूप होगा वो 3:1 के रेशियो से होगा। सूची 1 का दूसरी से मिलान करना दोस्तों, बताना है उरोस्ती, जत्रुक, कॉलरबोन, नी कैप और स्कंद फलक। तो दोस्तों बताना इसका संबंध क्या है। तो दोस्तों जैसा कि पता है जो उरोस्ती है इसका संबंध है दोस्तों स्टर्नम से। इसका पहले का ए का राइट आंसर दोस्तों चौथा, स्तरनी का संबंध है स्टर्नम से। दूसरा दोस्तों कॉलरबोन, कॉलरबोन का संबंध है दोस्तों क्लेविकल से। इसका जो संबंध है क्लेविकल से। तीसरा दोस्तों जानुफलक, नी कैप, नी कैप का संबंध है दोस्तों इसका संबंध है पैटेला से। और चौथा दिए दोस्तों स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड, इसका संबंध है दोस्तों आपका स्कैपुला से। डी का तीसरा।
तो दोस्तों इस तरह जो है इसका जो 18 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा डी। ए का चौथा, बी का पहला। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक देखते हैं अगला 19वां। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन कौन से? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल दोनों की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को दोस्तों कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो है दोस्तों ये सभी जो है दोस्तों पौधों में क्रिया होती है और इसी के कारण पौधे अपना दोस्तों भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोस्तों इनका प्रयोग किया जाता है और इसमें ऑक्सीजन बनती है दोस्तों, ऑक्सीजन जिसे प्राणवायु के नाम से कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है इसमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है H2O का और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद स्कर्वी का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मसूड़ों से खून आना अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। इस तो बस जो मसूड़ों से खून आता है दोस्तों वो विटामिन जो है सी की कमी से होता है, स्कर्वी रोग कहलाता है। इसके कारण दोस्तों जो क्या होता है मसूड़ों से खून आने लगता है। अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग जो है निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करती है? दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 का राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों करती है DNA फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करती है अपराधी को पहचानने के लिए। रक्ताल्पता की स्थिति दोस्तों किसकी वजह से? रक्ताल्पता मतलब होता है दोस्तों खून की कमी। खून की कमी बताना किसकी स्थिति में होती है? प्लेटलेट्स की कमी से, RBC कमी से, WBC कमी से, ऑक्सीडेंट की कमी से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो RBC की कमी से। लाल रुधिर कणिकाओं की वजह से दोस्तों रक्ताल्पता की कमी रक्ताल्पता की वजह हो सकती है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस है दोस्तों वो है हमारी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी मात्रा दोस्तों लगभग 64% होती है दोस्तों। कितनी होती है? 64%। दूसरे नंबर पे आपका आता है दोस्तों CF4। तीसरे नंबर पे आपका CH4 है दोस्तों, मीथेन है ये। दूसरे नंबर पे मीथेन आएगा CH4, यहाँ दोस्तों मिसप्रिंट हो गया। दूसरे नंबर पर जो उत्तरदायी गैस है दोस्तों वो है मीथेन, इसका परसेंटेज दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पर दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथे नंबर पर दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। तो सबसे अधिक मात्रा में जो उत्तरदायी गैस है वो है दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका परसेंटेज लगभग 64 के लगभग है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों मीथेन, तीसरे नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सबसे कम दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है दोस्तों बताना? कौन सा? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट और बेसिक यूनिट। तो दोस्तों इनपुट, आउटपुट और मेमोरी ये दोस्तों तीनों कंप्यूटर के घटक हैं, जबकि दोस्तों बेसिक जो है कंप्यूटर का एक घटक नहीं है दोस्तों। बेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा है। BIOS का कार्य क्या है दोस्तों? BIOS का कार्य दोस्तों BIOS का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों B से बेसिक, I से इनपुट, O से आउटपुट, S से सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका जो कार्य होता है दोस्तों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये दोस्तों करता है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करता है, सिस्टम को अपडेट करता है, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है, सिस्टम को क्रैश होने से बचाता है। तो दोस्तों ये क्या करता है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्राप्त करता है। बूटिंग की जो क्रिया होती है दोस्तों वो BIOS के अंतर्गत आती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसे दोस्तों BIOS का है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 प्रश्न। ये प्रश्न दोस्तों आपके MP पुलिस, MP SI, UP पुलिस, SSC, रेलवे, बैंक सभी दोस्तों एक दिवसीय एग्जाम के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को दोस्तों हल करें और धीरे धीरे रोज़ एक प्रैक्टिस सेट हल करें। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस सेट हल करते जाएंगे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमसे जुड़ें। हम आपके लिए दोस्तों नए नए वीडियो लाते रहते हैं, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी ये और हिंदी साहित्य, और दोस्तों आपके 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं के वीडियो, इन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।